Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is The Rise of Nationalism in Europe part 13 and today's topic is Nationalism and Imperialism, class 10 history. आज के टॉपिक को भी बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो देखिएगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले घर में ध्यान दीजिएगा। यस नेक्स्ट यस ये देखिएगा, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 3 मैप पर बेस्ड है। जिसने इन 3 मैप को अच्छे स्टडी कर लिया, समझ लेना उसको टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर है। वो आज हम बिल्कुल आपको क्लियर करके ही जाएंगे। और याद रखिएगा इन तीनों मैप के बेस पर हम आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं और वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और यदि ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर दे दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा इस मैप के अंदर क्या दिखाई, एक बहुत बड़ा टॉपिक दिखाई दे रहा है। यस उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैप 1 में जो टॉपिक दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड मैप देखिएगा, सेकंड मैप में एक सी दिखाई दे रहा है। उधर में ईस्ट वाली साइड में एक सी दिखाई दे रहा है जिसका नाम ब्लैक सी है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड है यानी कि मेरी तरफ में कौन सा सी दिखाई दे रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड मैप देखिएगा। थर्ड मैप दैट इज टोटली डिफरेंट। आपको जो थर्ड मैप दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही दोनों ही मैप से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको 3 मैप दिखाए हैं और ये टॉपिक है इन तीनों मैप पर बेस्ड है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले अपने टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या है टॉपिक का नाम? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म मींस ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, यानी कि अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना होना, राष्ट्र की भावना होना, इसी हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं, इसी हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मींस ए पॉलिटिकल सिस्टम in which a powerful country, or we can say in which a powerful or rich country try to control other countries which is not as rich and powerful as itself. सिंपल मीनिंग है यानी ताकतवर देश है वो दूसरे जो कमजोर देश होता है उसके ऊपर अपने सत्ता जमाने की कोशिश करता है, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है और वहां पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चाहे वो मिलिट्री के दम पर करे, चाहे सेना के दम पर करे या हथियारों के दम पर करे, कैसे भी करे, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। इसी प्रकार से जब 19th सेंचुरी थी उसके लास्ट में हम देखते हैं काफी कंट्रीज ऐसे होते हैं दूसरे कंट्रीज पर कब्जा कर लेते हैं, उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं और वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं। सो दिस पॉलिसी इज नोन एज इंपीरियलिज्म। जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी वो बाल्कन्स में बनी हुई थी। After 1871 in Europe, there was most serious problem was there in Balkans. सबसे पहले मैप को देखिएगा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी बहुत बड़ा बाल्कन्स का एरिया है। This was an area of nationalist tension in Europe after 1871. यानी 1871 के बाद जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी वो इस क्षेत्र में बनी हुई थी, इस एरिया में बनी हुई थी। और इस एरिया में क्या है, there is geographical and ethnical variation. इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ज्योग्राफिकली वेरिएशन है। यहाँ प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, रिवर्स है, आइलैंड्स है, यानी ज्योग्राफिकल वेरिएशन हो गया। और इस एरिया में बहुत बड़ा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एथनिक वेरिएशन। वी सी प्रेजेंट डे सो मेनी कंट्रीज आर देयर, नाउ दीज कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट। सो बाल्कन वाला एरिया है कितनी कंट्रीज को मिलाकर, देखिए बाल्कन वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो कितने कंट्रीज को मिलाकर के बना हुआ, देखिएगा रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो। These are the countries which are at present independent. अभी ये वाले कंट्रीज हैं, अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस समय में ये सारे कंट्रीज बाल्कन्स के पार्ट थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, मोस्ट ऑफ द बाल्कन्स एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सेकंड मैप देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है जो ऑटोमन एम्पायर है उसका बाल्कन्स वाले काफी एरिया पर कंट्रोल है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाल्कन्स were under the control of Ottoman Empire. और यहाँ के जो लोग थे यानी कि जो बाल्कन्स एरिया के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था, स्लाव्स कहा जाता था। मींस लाइक ए स्लेव, यानी दास की तरह, एक दास की तरह संबोधन किया जाता है।
अब इस एरिया के लोगों ने, यहाँ के अलग अलग कल्चर के लोगों ने इंडिपेंडेंट हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए बहुत सारे आंदोलन शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे विद्रोह स्टार्ट कर दिए हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, देयर वाज रोमांटिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनलिज्म मींस देयर वाज कल्चरल मूवमेंट, जिसमें अपनी लैंग्वेज आती है, इसमें अपना खान पान आता है, रहन सहन आता है, लोकल सॉन्ग, डांस, हिम्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कल्चरल मूवमेंट चला हुआ है आजादी को लेकर की, जो इसे कहते हैं वी कैन से रोमांटिक नेशनलिज्म। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, जो ओटोमन एम्पायर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जो ये बाल्कन्स वाला एरिया है, इस एरिया में क्या होता है, रोमांटिक नेशनलिज्म के साथ साथ क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। यहाँ पर जो आपको ओटोमन एम्पायर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, ये काफी जो ओटोमन एम्पायर के अंदर में जो पार्ट थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो नाउ सिचुएशन हैज बिकम वेरी एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोटक हो गई। ये विस्फोटक कैसे हो गई, एक तो क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो अलग अलग जो बाल्कन्स के एरिया दिखाए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, जो ओटोमन एम्पायर के अंडर में काफी जो एरिया थे, पार्ट्स थे, वो भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब दोनों सिचुएशन से क्या हो गई है, सिचुएशन पूरे बाल्कन्स की क्या हो गई है, एक्सप्लोसिव हो गई है, विस्फोटक हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ओटोमन एम्पायर है, दैट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और उसने कोशिश की थी कि डिसइंटीग्रेशन न हो, एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन न हो, और उसका होल्ड है, उसका कब्जा है इन एरियाज पर बना रहे। तो इसके लिए उसने क्या किया था, मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया, और इसके साथ साथ इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए, यानी कि आंतरिक सुधार भी किए। लेकिन बट दैट गॉट लिटिल सक्सेस, यानी थोड़ी सी सफलता हासिल होती है, ज्यादा सफलता हासिल नहीं होती है। और लास्ट में जो बाल्कन्स के एरियाज हैं, अलग अलग आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं, दे गॉट इंडिपेंडेंस। और एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ साथ इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इतिहास का भी यूज किया। इतिहास का कैसे यूज किया, इन्होंने अपनी हिस्ट्री का कैसे यूज किया, इन्होंने बोला कि वंस अपॉन ए टाइम वी वर फ्री। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम किसी जमाने में आजाद थे, ये तो फॉरेन ताकतें थी, जो विदेशी ताकतें थी, इन्होंने हम पर कंट्रोल कर लिया, नहीं तो हम किसी जमाने में आजाद थे। इस प्रकार से इन्होंने अपने इतिहास का यूज किया और इस प्रकार से अपने अपने एरिया को आजाद करा दिया और अलग अलग कंट्रीज बन गए। सो आपने देखा कि किस प्रकार से नेशनलिस्ट टेंशन है यूरोप में आफ्टर 1871 बनी हुई थी, स्पेशली इन केस ऑफ बाल्कन्स। नेक्स्ट कम इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। चलिए ठीक है, अभी यहां तक तो बात ठीक है। अभी क्या होता है, अभी ये जो कंट्रीज है आजाद हो गए हैं, लेकिन आजाद होने के बाद क्या होता है, बाल्कन्स बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बहुत ही गहरे तनाव का क्षेत्र बन गया है बाल्कन्स। सो नेक्स्ट वी सी बाल्कन्स बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जो आपको बाल्कन्स वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया, एक बहुत ही गहरे तनाव वाला क्षेत्र बन गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अभी अभी ये कंट्रीज हैं आजाद हुए थे, और आजाद होने के साथ साथ दीज कंट्रीज वर जीलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, एंड दे वांटेड टू गेट मोर एंड मोर टेरिटरी। और ये इसके साथ साथ ये क्या चाहते थे, एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करना चाहते थे, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहते थे कि आसपास के जो एरियाज है या आसपास के कंट्रीज है उनको जीता जाए, और इस प्रकार से अपने कंट्री की जो टेरिटरी है, एरिया, उसको बढ़ाया जाए। सो इन दिस वे देयर वाज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और इस प्रकार से इनमें गहरा तनाव बना हुआ था, युद्ध के जैसे हालात बने हुए थे। लेकिन सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है, व्हेन देयर वाज एंट्रेंस ऑफ बिग यूरोपियन पावर्स। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं यूरोप की, यानी यूरोप के जो बिग कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है, वो बाल्कन्स वाले एरिया में जैसे एंट्री करते हैं तो सिचुएशन बहुत ही बदतर हो जाती है। कौन सी बिग पावर है, देख लीजिए, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। दीज आर द कंट्रीज विच आर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ दैट टाइम। Then now these country wanted to get more and more colonies. ये कंट्री चाहते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिले, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज मिले,
है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज मिले और उनका इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज पर बना रहे। तो इस प्रकार से सिचुएशन वर्स हो जाती है। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर इंक्रीजिंग देयर फोर्स, जो नवल फोर्स ले लीजिएगा, मिलिट्री ले लीजिएगा, हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है। तो इस प्रकार से हर कंट्री चाहता है कि वो पावरफुल बने। और याद रखना, जब जब दुनिया के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ती है, हर कंट्री अपनी सेना को, हर कंट्री अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा बड़े बड़े हथियार खरीदना चाहते हैं, तो समझ लेना है उस समय संसार वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। और ऐसा ही इस केस में होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नवल फोर्स हो, मिलिट्री बहुत ही ताकतवर हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सारे कंट्रीज वर्ल्ड वार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देयर वाज ए सीरीज ऑफ वार्स, यानी बहुत सारे युद्ध होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनली ऑल दीज सिचुएशंस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, और लास्ट में ये सारी सिचुएशन प्रथम विश्व युद्ध के रूप में बदल जाती है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब देखते हैं, मीनवाइल कंट्रीज बिगन टू ओपोज इंपीरियल डोमिनेंस। जो बड़ी ताकतें हैं यूरोप की, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पर कब्जा किया हुआ था। अब वहां के लोग हैं, कॉलोनीज के लोग हैं, उन्होंने इनका अपोज करना शुरू कर दिया है। वो आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। एंड दीज पीपल वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी, यानी कि एक सामूहिक एकता का भाव से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो कॉलोनीज के लोग थे, इन्होंने भी जो इंपीरियल जो फोर्सेस थी, साम्राज्यवादी ताकतें थी जिन्होंने कब्जा किया था, उनके अगेंस्ट में आंदोलन शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से बहुत सारे कंट्रीज आजाद भी हो जाते हैं। नाउ वी हैव सीन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इन द एरिया ऑफ बाल्कन्स। आपके एग्जाम में बाल्कन्स को लेकर के एक क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन emerge इन बाल्कन्स? बाल्कन्स में जो राष्ट्रवादी तनाव है कैसे उभर करके सामने आया? For that you have to write this answer. This is very important question. Let's have a revision. इस पोर्शन का हम रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है? ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, यानी कि हमारे देश के प्रति देश प्रेम की भावना होना, इसी हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इंपेरियलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म? इंपेरियलिज्म मीन्स ए पॉलिटिकल सिस्टम in which a powerful or rich country tries to control other countries which are not as rich and powerful itself, यानी कि एक ताकतवर देश होता है, वो दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये जो कहलाता है उसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। नेशनलिज्म का जो आइडियल रूप था 18th सेंचुरी में, अभी 19th सेंचुरी के लास्ट तक वो आइडियल रूप, आदर्शवादी रूप नहीं रहा। देखिए 18th सेंचुरी में नेशनलिज्म का जो आइडियल रूप वो क्या था, उसके दौरान हमने देखा था बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने बहुत सारे विद्रोह किए थे, आंदोलन किए थे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, वो अपने देश को दूसरे कंट्री से आज़ाद कराना चाहते थे, या अपने देश का यूनिफिकेशन करना चाहते थे। तो उसके लिए लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना थी, उसे हम कहते हैं आइडियल रूप कहते हैं, आइडियल नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन अभी हम लास्ट में 19th सेंचुरी के लास्ट में आते आते क्या देख रहे हैं, वो नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का आइडियल रूप नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उनका यूज दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा है। जैसे कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो दूसरे कंट्रीज पर कंट्रोल करने के लिए नेशनलिज्म फीलिंग का यूज कर रहे हैं। जो आइडियल रूप था वो अभी आदर्शवादी रूप था, वो अब नहीं रहा। नाउ वी विल सी इन द केस ऑफ बाल्कन्स। आफ्टर 1871 इन यूरोप देयर वाज नेशनलिस्ट टेंशन इन द एरिया ऑफ बाल्कन्स। बाल्कन्स का सबसे पहले आप मैप देख लीजिएगा। ये जो सारा एरिया दिखाई दे रहा है ये बाल्कन्स का एरिया। इसमें देखिएगा बहुत सारे कंट्रीज हैं। देखिए रोमानिया, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, देखिएगा रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो।
At present, these countries are independent countries, but during that time, these countries were part of the Balkans. Another thing you can see, क्या था इसके अंदर? Geographical variation था. Plains है, plateaus है, hills है, mountains है. Next, ethnic variation is there. Means अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं. So we can see ethnic composition of the population. And residents of these areas were known as Slavs. यानी कि स्लाव, यहाँ के रहने वाले लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था. स्लाव means like a slaves. You see next map. In next map you can see most of the part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. इस मैप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है जो ज्यादातर बाल्कन्स का एरिया है उस पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल है, उस पर ओटोमन एम्पायर का राज है. वहां पर ओटोमन एम्पायर मींस टर्की वाला जो पोर्शन है इसका कंट्रोल है. यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, बहुत सारी क्रांतियां करते हैं और चाहते हैं कि अपने अपने एरिया को आजाद कराना चाहते हैं. सो उसके लिए क्या था? देयर वाज रोमांटिक नेशनलिज्म and at the same time there was disintegration of Ottoman Empire. देखिएगा इससे सिचुएशन बहुत ही एक्सप्लोसिव बन जाती है, विस्फोटक बन जाती है. एक तरफ तो रोमांटिक नेशनलिज्म है. रोमांटिक नेशनलिज्म इज कल्चरल मूवमेंट चला हुआ है. कल्चरल मूवमेंट, अपनी भाषा को यूज किया जाता है, अपनी ड्रेस को यूज किया जाता है नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए. तो रोमांटिक नेशनलिज्म के साथ साथ ये लोग क्रांतियां कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं. इसी के साथ साथ जो ओटोमन एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है उसका भी डिसइंटीग्रेशन होने लग गया. जो बहुत सारे पार्ट ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे वो अब आजाद होना शुरू हो गया है. और इससे क्या है? सिचुएशन क्या बन गई? एक्सप्लोसिव बन गई है, विस्फोटक बन चुकी है. अब ओटोमन एम्पायर क्या करने की कोशिश करता है? ओटोमन एम्पायर कोशिश करता है कि इन एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में रखा जाए, इन पर कब्जा रखा जाए. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए. क्या स्टेप्स है? मॉडर्नाइजेशन, अब आधुनिकीकरण किया. इसके साथ साथ कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स किए गए ताकि ये सारे पार्ट इसी के कंट्रोल में रहें. बट दीज मेजर्स गॉट ओनली लिटिल सक्सेस, यानी कि थोड़ी सी सफलता हासिल हुई, ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई. और ये लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, क्रांति करते रहे, विद्रोह करते रहे और उसके बाद इनके एरियाज हैं आजाद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. एक बात और याद रखिएगा, यहाँ के लोगों ने अपने देश को आजाद करने के लिए इतिहास का यूज किया. वो कैसे यूज किया? क्योंकि ये एग्जाम्पल देते थे, वंस अपॉन ए टाइम आवर कंट्री, आवर एरिया वाज इंडिपेंडेंट. कहते थे कि कभी ऐसा समय था, किसी ऐसा जमाना था जब हमारा जो एरिया था आजाद था. ये तो फॉरेन ताकतें हैं, ये तो विदेशी ताकतें जिन्होंने हम पर कब्जा किया हुआ है. तो इस प्रकार से मोटिवेट करते थे, जनता को प्रेरित करते थे और इस प्रकार से अपने देश को आजाद करा दिया. So next we will see there was intense conflict in Balkans. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा गहरा तनाव का क्षेत्र बना हुआ है बाल्कन्स. अब आजाद हो गए हैं ये कंट्रीज, आजाद बहुत सारे. अब बाल्कन्स के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो आजाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए हैं. तो लेकिन इनमें टेंशन क्यों बना हुआ है? बहुत ही गहरा तनाव क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए, जीलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टू गेन मोर टेरिटरी, वो चाहते हैं कि उनका एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करना चाहते हैं. एंड देयर वाज राइवलरी अमंग बिग यूरोपियन पावर्स, दिस मेड द सिचुएशन वर्स्ट. जैसे ही जो बिग यूरोपियन पावर्स है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, जैसे इनका एंट्री होता है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड पर कब्जा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाना चाहते हैं. जैसे बिग यूरोपियन पावर्स की एंट्री होती है तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है? वर्स्ट हो जाती है, यानी बद से बदतर बन जाती है. और इसके बाद क्या होता है? देयर वाज ए सीरीज ऑफ वार्स, बहुत सारे युद्ध शुरू हो जाते हैं. फाइनली ऑल दीज सिचुएशंस led to the First World War 1914 और लास्ट में 1914 का प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है. At the same time, many countries began to oppose imperial dominance. यानी कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था. उन देशों के लोगों ने, उन कंट्रीज के लोगों ने अब अपोज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी आजाद होना चाहते हैं. दे वांट टू मेक नेशन स्टेट एंड दीज पीपल वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी.
ये लोग सामूहिक एकता की भावना से प्रेरित थे और चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए। तो इस दौरान 1914 के दौरान काफ़ी कंट्रीज है आज़ाद भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है द बाल्कन्स देयर वाज एन एरिया ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, देयर वाज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सो इस प्रकार से हमने कोशिश की टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मज़ेदार बनाया जाए, बहुत सारे मैप्स का यूज़ किया और इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। और याद रखिएगा ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, लेकिन लास्ट वीडियो नहीं है, हमारा एक पार्ट और आने वाला है जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। देखना ना भूले, जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।